अ, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रीडिंग एंड नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज और इट इज जस्ट नेम्ड एज ए पार्ट 03 मतलब नेक्स्ट which is like a third lecture in this series. बोल रहे हैं कि while reading it is important that we should cultivate the critical reading, the concept of critical reading basically. So critical reading में क्या चीज़ें important है वो बोल रहे हैं in order to in addition to ascertaining the main points that an author is trying to convey, it is important to adopt a questioning and analytical approach towards the material. मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको मेन पॉइंट ऑथर क्या बताना चाह रहा है वो चीज़ तो वो आपको समझना है और उसको याद रखना है कि उसको जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऑथर ने जो भी आर्टिकल लिखा है वो मेन पॉइंट उसका क्या, वो किस पॉइंट को फोकस करना चाह रहा है वो तो समझ हमें आना ही चाहिए. अदर देन दैट वो बोल रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू एडॉप्ट क्वेश्चनिंग एंड एनालिटिकल अप्रोच. मतलब वो जो कुछ भी लिखा है उसको क्वेश्चन करना और उसको एनालिसिस करना. मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीड करते वक्त एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमें उसने जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको एनालिसिस करना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन हमने पोज किया उसके आंसर के लिए उसने क्या क्या चीज प्रोवाइड किया. राइट वो चीजें सही है या नहीं है, हमारे हिसाब से कैसा हो सकता था. राइट कि उसके लिए ये चीज चाहिए तभी आप एक पर्टिकुलर बात बोल सकते हो. राइट उसने तो अपना आर्गुमेंट दिया ही होगा लेकिन हमारे दिमाग के हिसाब से हमारे हिसाब से उसमें ये चीजें होनी चाहिए यदि आप ये कंक्लूड करना चाहते हो. तो ऐसा सोचना, ऐसी बातें दिमाग में रखना, पढ़ते वक्त सोचते रहना, एनालिसिस करते रहना इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाट इट सेज. टू रीड क्रिटिकली एंड एनालिटिकली. इसलिए बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि आप ये क्रिटिकली और एनालिटिकली रीड करना चाहते हो तो ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू ऑल टेक्स्ट यू यूज फॉर योर रिसर्च. मतलब अपने रिसर्च के लिए जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो या रीड कर रहे हो उसको पढ़ते वक्त ये जो क्वेश्चंस जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उस क्वेश्चंस को दिमाग में रखना चाहिए और उसके आंसर ढूंढने चाहिए उसके टेक्स्ट में. राइट तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द ऑथर सेंट्रल आर्गुमेंट और मेन पॉइंट. मतलब उसका मेन पॉइंट क्या है, मतलब पूरे आर्टिकल में वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब किस चीज के लिए आर्गू कर रहा है. जैसे मान लो कि मेन पॉइंट जो होगा वो बोलेगा कुछ कंक्लूड करना चाह रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में वो कुछ ना कुछ एविडेंस प्रोवाइड करेगा. राइट कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देगा एंड देन ओनली ही विल लीड टू दैट पॉइंट. तो वो कौन सा पॉइंट है वो चीज, व्हाट इज द ऑथर्स सेंट्रल आर्गुमेंट और मेन पॉइंट. दैट इज व्हाट डज द ऑथर वांट यू द रीडर टू एक्सेप्ट इट. यदि मान लो कि वो जो कुछ भी लिख रहा है वो हम लोग जब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो वो क्या चाहता है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें. तो कौन सी बात है जो हमसे एक्सेप्टेंस लेना चाहता है या हमें भी कन्विंस करना चाहता है, वो पॉइंट पकड़ना. इसको मतलब एक क्वेश्चन ये दिमाग में रखना है जब भी आप पढ़ रहे हो तो. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंक्लूजन डज द ऑथर रीच. मतलब उसने पूरा आर्टिकल लिखने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला. अब इसमें देखो सिर्फ नहीं बोला कि कंक्लूजन क्या है, वो लिखा कि व्हाट कंक्लूजन डज द ऑथर रीच. मतलब वो जो पूरे के पूरे जो भी उसने डेटा इकट्ठा किया, मटेरियल अप्लाई किया, मतलब मटेरियल मेथड यूज करा और एक रिजल्ट बनाया, फिर उसके बाद उसको डिस्कस किया, तब जाकर के कंक्लूड कर रहा है ना. तो ये पूरा प्रोसेस सही है क्या, मतलब सही है इन द सेंस कि एक के बाद जैसे मान लो कि उसने जो भी आर्गुमेंट्स दिए ये कंक्लूड करने के लिए उसमें कहीं फ्लॉज तो नहीं है.
मतलब आप बोलते हो ना किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कि ऐसा है, ऐसा देखा, ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा है, ऐसे ही तो करते हो आप कंक्लूजन। तो वो जो मैं लॉजिक जो दे रहा हूं, जो मेरा फ्लो जो है वो ठीक है कि नहीं है, कि व्हाट डज द ऑथर रीच, व्हाट कंक्लूजन डज द ऑथर रीच, तो किस कंक्लूजन पे वो पहुंचा, जो भी उसका मेन पॉइंट था, जो आर्गुमेंट का जो था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट एविडेंस डज द ऑथर पुट फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। मतलब जो उसने कंक्लूजन डेराइव किया वो, या जो भी आर्गुमेंट जो दे रहा है वो, उसके आर्गुमेंट के लिए उसने कौन सा एविडेंस दिया है। जैसे मान लो कि उसने ना इमेज क्वालिटी के रिव्यू की बात देखो, तो इमेज लगाया क्या उसने, कि वाकई में इमेज इंप्रूव हुआ है क्या, या उस इमेज को उसने क्लिनिशियन से इवेलुएट करवाया या एक एक्सपर्ट से इवेलुएट करवा करके वहां बुलवाया कि भाई ये वाकई इनपुट से बढ़िया है, राइट। तो वो एविडेंस लगाए, न्यूमेरिकल वैल्यूज लगाए कि कितने क्लिनिशियन से, किस ढंग से स्कोरिंग सिस्टम रखा था, राइट। तो ये एविडेंस होते हैं कि इस एविडेंस के बेस पे मैं बोल रहा हूं कि ये कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। तो व्हाट एविडेंस डज द ऑथर पुट फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। जो भी आर्गुमेंट दे रहा है उसके लिए क्या सपोर्ट एविडेंस दे रहा है, और जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है उसके लिए कौन सा एविडेंस जो है वो लेकर के आ रहा है, वो ढूंढना उसमें आर्टिकल में। डू यू थिंक द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग इनफ। अब देखो वही वाली बात है कि जो एविडेंस वो दे रहा है वो क्या आपको लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मतलब इसका मतलब कि आप उससे एग्री हो रहे हो। जब आप पेपर भी रिव्यू करते हो तो इन्हीं सारी चीजों को देखी जाती है बातें, क्योंकि वो रिव्यू ही है, क्रिटिकल रीडिंग ही है वहां पर भी। ओके, सो डू यू थिंक द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। जो उसने दिया वो ठीक है, दैट इज द एविडेंस रेलिवेंट है एंड वाइड रीचिंग इनफ। मतलब वो एविडेंस जो भी दिया उस एविडेंस को सब लोग मानेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरे प्रोस्पेक्टिव से उस एविडेंस को क्रॉस कर दे, नहीं, आप समझ रहे। उसके बाद डज द ऑथर मेक एनी अनस्टेटेड एजम्पशंस, मतलब ऐसा भी कोई क्या एजम्पशंस उसने डाल दिया क्या जो कहीं पे लिखा ही ना हो, या खुद बिना लिखे उसको एस्यूम करते हुए कुछ ही चीजें कंक्लूड कर दी। आप समझे, मतलब आर्टिकल में उसने कहीं बात लिखी नहीं, लेकिन उसको दिमाग में है, स्टेट नहीं किया, अनस्टेटेड एजम्पशंस इसका मतलब, लेकिन उसी के बेस पे सर्टेन चीज उसने कंक्लूड कर दी। तो हम लोग बोलते हैं कई बार कि बिना एविडेंस के इसने कंक्लूड कर दिया। एजम्पशंस तो बताया ही नहीं कि किस एजम्पशंस पे बातें उसने लिखी थी। तो डज द ऑथर मेक एनी अनस्टेटेड एजम्पशंस अबाउट द शेयर्ड बिलीव विद द रीडर। मतलब यहाँ पे शेयर्ड बिलीव विद द रीडर का मतलब क्या है कि जो मतलब एक कॉमन बिलीव है रीडर और ऑथर के बीच में। जैसे मान लो कि हम लोग कई बार, देखो यहाँ पे ऐसा समझना है कि हम कोई एक आर्टिकल लिख रहे हैं और बिल्कुल नया आर्टिकल लिख रहे हैं, वो चीज आप पढ़ने वाले हो, और यदि वो किसी पर्टिकुलर एजम्पशंस पे बेस्ड है वो आर्टिकल। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा ना कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और कहीं पे एक आर्टिकल, जब आपने आर्टिकल लिखा तो 1 + 2 एक ट्रायंगल बना दिया और उसमें 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है, राइट। अब मान लो कि आप ऐसे लोगों के सामने आप इस चीज को बता रहे हो कि 1 + 2 + 3, जिसने ये थ्योरम पढ़ा ही ना हो, तो क्या होगा, दोनों के बीच में इसके बारे में एग्री, बिलीव, शेयर्ड बिलीव का मतलब यही होता है कि दोनों को पता था क्या
यदि नहीं पता है तो स्टेट करो। यदि आपको ये लगता है कि हमारे रीडर को ये बात पता ही नहीं होगी जिस एजम्पशंस पे मैं कोई चीज डिराइव कर रहा हूं, तो आपको वो एजम्पशंस उसमें लिखना है, क्लियरली स्टेट करना है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। शेयर्ड बिलीव का मतलब ये होता है दोनों को ही पता है कि भाई ये चीज सही है, उसके बेसिस पे आप ये बात बोल रहे हो। एजम्पशंस बिलीव से रिलेटेड है कि हमको भी पता है, ठीक है, हम एक कॉमन प्रोटोकॉल है, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है। ओके, शेयर्ड बिलीव का मतलब ये होता है यदि क्लैरिटी नहीं है तो आप वहां पे स्टेट करिए। इसी की बात है, डज द ऑथर मेक एनी अनस्टेटेड एजम्पशंस अबाउट द शेयर्ड बिलीव विद द रीडर, कैन दीज assumptions बी चैलेंज्ड। मतलब जो उसने एजम्पशंस लिया, क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं मतलब क्या कि हो सकता है कि वो गलत ही एजम्पशन हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं जो आपने अस्यूम किया वो तो एजम्पशंस ठीक नहीं है, एजम्पशन ही आपका ठीक नहीं है, तो आप कंक्लूड क्या करोगे? राइट? यदि आपको लग रहा है कि उसका एजम्पशन सही है तब तो बात ठीक है, तो वहां पे चैलेंज नहीं हो सकता। तो यही क्वेश्चन पूछे, वो भी देखना है कि जो भी एजम्पशन वो स्टेट कर रहा है क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद बोला व्हाट इज द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट इन विच द टेक्स्ट वाज रिटन। मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उसने, वो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, किस बैकग्राउंड पे, मतलब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसने दिया है क्या, मतलब उसका मोटिवेशन उसमें है क्या एक्चुअली। इन अदर वर्ड्स कि जो भी आर्टिकल लिखा वो क्यों लिखा, उसके प्रति उसने मोटिवेशंस दिया, उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, बताया है क्या कि पहले लोगों ने ये काम किया, ये काम किया, ये चीज मिसिंग थी, तब मैं ये काम करने वाला हूँ, लाइक इस तरह की बातें लिखी है क्या। Does the cultural and historical context have an effect on the author's assumptions? अब जो उसने assumptions जो लिखा है अपना, उस assumptions, वो assumptions जो है कहीं का कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या उसको वैल्यूएट कर सकता है क्या, मतलब उस कल्चरल मतलब ये में उसका एजम्पशन जो है वो ट्रू होएगा क्या? ऐसा तो नहीं होएगा कि वो गलत ही हो जाए, वो लोग गलत मानते हो। जैसे आप देखोगे कि इंडिया में भी लड़की को और लड़का को वो अलग अलग लोग टर्म से मतलब बुलाते हैं, कहीं पे कहीं लड़का बोलते हैं, लड़की एक वर्ड यूज करते हैं, कहीं लौंडा बोलते हैं, नहीं। अब ये टर्म्स जो है वो अलग अलग है लड़की के लिए, उसी तरह से लड़की के लिए भी अलग, कहीं पे लड़के के लिए छोकरा बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं लोग। आप समझ, तो वो जो भी आपने एजम्पशंस जो आपने जो यूज करे हैं वो कोई कल्चर से, मतलब यदि उसके उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जाए या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेकर के जाए, उस एजम्पशंस को देखने की कोशिश करें, तो क्या वो सही है क्या, या वायोलेट तो नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट इट सेड, डज द cultural and historical context have an effect on the author's assumptions, the content and the way it has been presented, या जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। जैसे हम लोग कई बार लोग लेटर लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि दूसरे का लेटर लिया, अपने से गलत कंक्लूड कर दिया, उसने वो बात नहीं लिखी लेकिन उन्होंने अपने से मान लिया, ठीक है हो सकता है कि मीनिंग वही हो, लेकिन एग्जैक्टली उसने कहीं उसके लिए प्रूफ नहीं दिया, उसने वो क्लियरली लिखा है, दूसरी बात लिखी है, लेकिन आपने वो कंक्लूड कर लिया दूसरे ढंग से। दूसरा आदमी वो पढ़ेगा तो उसी चीज को उससे दूसरी मीनिंग निकालेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। आप समझ रहे? जो परफेक्ट एग्जाम्पल, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किसका एग्जाम्पल दे रहा था। अब उसके बाद है कि चूंकि हमें वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है, मतलब रीडिंग जो है बहुत ज्यादा करनी है हमें, तो हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि रीडिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो मेरी इंक्रीज होनी चाहिए। उसको इंक्रीज करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि हम अपने स्पीड को कैसे इंक्रीज करें ताकि कम टाइम में मैक्सिमम आर्टिकल्स हम रीड कर पाए। सो व्हाट आर द वेज ऑफ इंक्रीजिंग योर स्पीड ऑफ रीडिंग।
because the quantity of reading you will have to do for your research, it is important to read as quickly as is comfortable for you. देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्विकली तो करना है, as quickly as is comfortable for you without jeopardizing your comprehension of the material. मतलब आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, लेकिन वो मटेरियल क्या बोलना चाह रहा है, उसके पीछे आइडिया क्या है, वो जियोपर्डाइज नहीं होना चाहिए, मतलब वो खत्म नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी पढ़े और कुछ से कुछ मीनिंग निकाल लिया, वो कुछ बोलना चाह रहा था, आपने कुछ दूसरा ही समझ लिया। उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझते हुए जितना क्विकली आप पढ़ सकते हैं, राइट, ताकि उसका मीनिंग, उसका कंप्रिहेंशन इफेक्ट ना हो, वो वैसे आपको स्पीड इंक्रीज करना चाहिए, एज क्विकली एज पॉसिबल आपको रीड करना चाहिए। A very important way to speed up your reading overall is to adopt the efficient strategies outlined above so that you are reading the right way for your purpose at a particular time. मतलब ये बोल रहे हैं कि above की जो बात बोल रहे हैं, मैंने मुझे प्रीवियस लेक्चर में जो बात करी थी कि इफेक्टिव इफिशिएंट स्ट्रेटेजी जो है, मतलब किस ढंग से पढ़ना चाहिए, तो उसमें हमने बताया ना कि पहले आप इंडेक्स में चले जाओ, इंडेक्स से आपके काम के बाद उस पेज पे चले जाओ, बुक का बैक पेज पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं, तो बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वो देख लो। यदि एक बार डिसाइड हो गया तो बुक के कंटेंट पेज को देखो, वहां से आप स्विच कर सकते हो, जा करके एग्जैक्ट पेज पे पहुंच सकते हो। फिर उसमें बोला हमने स्किम करना, स्कैन करना, और फिर उस पॉइंट पे जाना कि जहां पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि रिविजिट करना चाहिए, तो वो चीज आइडेंटिफाई करना, वो इफिशिएंट स्ट्रेटेजी है, वो तो आपको लागू करना ही करना है, उससे भी आपका बहुत टाइम बचेगा। अदरवाइज आप ऐसे ही कोई टेक्स्ट उठाओगे और सोचोगे कि शुरू से लेकर के मैं लाइन बाय लाइन ऐसे करके समझो, तो आपको टाइम ज्यादा लगना है, लगेगा ही लगेगा, जैसे मैं करता हूँ। लेकिन मैं कब करता हूँ ये काम, बुक भी एक बार, लेकिन वो मेरा डिसीजन ही होता है कि मुझे इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक, क्योंकि वो मेरे दिमाग में होता है कि मुझे इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, मुझे उसकी एक एक बात समझनी है, तो मेरा गोल वैसा है। लेकिन यदि मेरा गोल हो कि मुझे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही निकालने हैं उसमें से, तो उस केस में हमें उस इंफॉर्मेशन को ही सर्च करना पड़ेगा। ओके, दैट इज, वो बोला यू स्कीम while deciding if the text is relevant for you and read more slowly and carefully। जब आपने आप एक बार डिसाइड कर लिया कि यही पार्ट जो है मुझे पढ़ना है, तो उस केस में आपको स्लोली और केयरफुली रीड करना है। टेकिंग नोट्स और एनोटेटिंग, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। आपको नोट्स लिखना, नोट्स बनाना है तो आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लो, या एनोटेट करना है, उसी के ऊपर कुछ लिख देना है, हाइलाइटर यूज कर लेना है, क्या करना है वो आपका डिसीजन से है। व्हेन रीडिंग ए टेक्स्ट इन डिटेल, जब आप डिटेल में टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो एनोटेट करना है या आपको नोट्स बनाना है, वो आप डिसाइड करो। बट हैविंग सेड दिस, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्पीड जनरली, यदि जनरली आप चाहते हो आप अपना स्पीड इंक्रीज करना, द फॉलोइंग टिप्स मे बी हेल्पफुल। ठीक है, ओके। ठीक है, तो टिप्स क्या है? पहला टिप्स है अवॉइड सेइंग द वर्ड्स अलाउड टू योरसेल्फ एज यू रीड। जब भी पढ़ते हैं तो बोल बोल के मत पढ़िए, क्योंकि बोल बोल के पढ़ोगे आवाज जो आएगी उससे आपका स्पीड घटेगा। सो ये बोल रहे हैं कि अवॉइड सेइंग वर्ड्स अलाउड टू योरसेल्फ एज यू रीड, मतलब वो ऐसा है कि पढ़ते वक्त मतलब योरसेल्फ, आवाज योरसेल्फ की बात है, एक तो मुंह से बोल करके ऐसे पद जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, जो मुझे सुनाई दे रहा है। कई बार हम जब रीड करते हैं तो दूसरे को नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर हम अपना बोलते जा रहे हैं। आप समझ रहे? अच्छा, ये वर्ड व्हेन, मतलब वो
आप मतलब वो उस ढंग से, मतलब एक एक वर्ड इस टाइप की चीजें यदि पढ़ रहे हो तो वो भी आपकी स्पीड को मतलब जो है स्लो करेगा। डू नॉट रन योर फिंगर अंडर द लाइन एज यू रीड देम। मतलब बोल रहा है कि इसके अंदर, मतलब जैसे मान लो कि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं इसके नीचे फिंगर रखने की जरूरत नहीं है। ये अपना टिप्स बता रहा है कि ऐसे ऐसे चलेंगे तो जैसे जैसे फिंगर यदि हम इसको मूव कर रहे हैं वर्ड्स के नीचे लेके के जा रहे हैं तो हमारी आंखें ना ये इसी को फॉलो करने वाली है, मेरे टिप्स को फॉलो करने वाली है। तो जैसे जैसे मेरी हाथ जो फिंगर टिप्स जो मूव जिस स्पीड से मूव करेगा उसी स्पीड से मेरी आंखें मूव करेंगी और वो वर्ड्स को कैप्चर करेंगे। पेन से भी यदि ऐसे करके पढ़ रहे हो तभी भी वो बोल रहा है कि ज्यादा लगेगा टाइम। इंस्टेड ही सेज कि आप ना सीधे नीचे जाओ, एक एक करके आंखों को ऐसे कट, मतलब बोल रहा है कि एक लाइन तक नीचे आओ, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए कि आप टेक्स्ट को, यदि बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो उसको हाफ पेज में अपने लाइन खींच दिया, ऐसे कर दिया, राइट। और आधा एक बार आंख को इतने दूर में आंख को ऐसे ट्रेंड करो कि पूरा का पूरा वर्ड एक साथ देख रहा है और दूसरी बार यहाँ स्विच करके आधा का इधर देख ले। तो इस टाइप के प्रैक्टिस बोलते हैं। ऐसे करके करके करते करो तो स्पीड जो है वो काफी आपकी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन याद यही रखना है क्या कि कंप्रिहेंशन जियोप्रेटाइज नहीं होना चाहिए, वो धीरे धीरे ही बढ़ाना है मतलब उसको। तो ये बोल रहा है डू नॉट रन योर फिंगर अंडर द लाइन, जैसे मैं यहाँ पे अभी होवर कर रहा हूँ, एज यू रीड देम इंस्टेड रन योर फिंगर डाउन द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट टू इनकरेज क्विकर मूवमेंट ऑफ योर आईज डाउन द पेज। मतलब वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे नीचे चलो। और हमने दूसरा बताया कि आप ये भी तरीका है कि स्पीड इंक्रीज करने का, कि जैसे मान लो कि इसको पढ़ना हो तो हमने ऐसा कर दिया और एक बार में आंख को इतना दूर फोकस किया, उसके बाद सीधे उठा करके इधर फोकस किया, फिर इधर आ गए इतना, फिर नेक्स्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके फोकस करते रहो। ऐसे भी प्रैक्टिस, आंख चलने का भी प्रैक्टिस हो जाए और वर्ड्स, मतलब उस समय पे एनालिसिस नहीं करना है, वो सिर्फ आप रीड कर रहे हो और स्किम कर रहे हो, तो वहां पे बहुत काम आता है। और धीरे धीरे जब आदत हो जाती है आंखों को कि भाई कैसे पढ़ना है और क्या करना है, तो लोग बहुत फास्ट पढ़ भी लेते हैं, राइट। Then it says endeavor to focus on group of words as you read each line and not on one word at a time। जब भी आप रीड कर रहे हैं, जैसे मान लो endeavor to focus on group, मतलब ये तीन या चार वर्ड को एक साथ फोकस करो, वो वही वाली बात जो बोल रहा था कि हाफ पेज को ऐसे कर दो। तो इंस्टेड ऑफ जैसे endeavor पढ़ो, फिर टू पढ़ो, फिर फोकस करो, फिर ऑन, फिर ए, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। Because your natural eye movements involve a series of jumps across the page, pausing to take in each group of word। तो आपको पता चल जाए, दो दो से शुरू कर सकते हो या तीन तीन से शुरू करो, 3 वर्ड का ग्रुप बनाऊंगा, ऐसे करके बढ़ते जाऊंगा। उसके बाद बोलो ट्राई नॉट टू बैक ट्रैक ओवर द टेक्स्ट मोर देन नेसेसरी। मतलब ये नहीं कि इधर पहले पढ़ा फिर यहाँ पढ़ के फिर वापस आ गए फिर ये पढ़ा, वो बोल रहे ये मत करो। ट्राई नॉट टू बैक ट्रैक ओवर द टेक्स्ट मोर देन नेसेसरी। However, a certain amount of regression is normal part of reading process as we often look back to check our understanding। हम लोग एक बार पढ़ते हैं और फिर अपने अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए फिर दोबारा बैक वापस जाकर के ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत यदि नेसेसरी नहीं है तो ये आदत नहीं डेवलप करो, तब जाके आपका स्पीड जो होगा वो इंक्रीज होएगा। उसके बाद नेक्स्ट टिप बता रहा है अटेम्प्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यू आर नॉट श्योर अबाउट। मतलब बोल रहा है कि जब आप रीड कर रहे हो तो आप कोई ऐसा वर्ड मीनिंग आ गया जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप गेस करो कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। उस समय बोल रहा है कि डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय पर डिक्शनरी देखने जाओगे, पता करने जाओगे तो फिर आपका स्पीड जो होगा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए आप गेस करो पहले,
You can look them in the dictionary later if they are important for your comprehension of the text. मतलब वो भी तब यदि मान लो कि वो टेक्स्ट जो पढ़ रहे थे यदि आप कंप्रीहेंड कर गए तो इसका मोस्ट प्रोबेबली होगा जो आप मीनिंग गेस कर रहे हो उसी के आसपास का मीनिंग होगा, लेकिन फिर भी आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग और कहीं वो वर्ड आप यूज करना चाहते हो, लाइफ में ऐसा जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप डिक्शनरी देखो, उस चीजों को समझो एंड देन यू गो अहेड. नेक्स्ट, वेरीफाई योर स्पीड अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. मतलब कितना, सॉरी वेरीफाई नहीं, वेरी योर स्पीड अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. कितना इंपॉर्टेंट स्पीड है उसके, कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपने स्पीड को वेरी करो. यदि ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो स्पीड आपकी स्लो होनी चाहिए, कम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो स्पीड आपका हाई होना चाहिए, वहां इंक्रीज कर दो अपनी स्पीड को. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो छोड़ो, चलो आगे इतने की बात करो, इसको छोड़ो, इसकी ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये ऐसे ये बात बता दो बस, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. So it says the slow down for important explanations and speed up for supporting details and examples. क्योंकि डिटेल्स और एग्जाम्पल्स जो है वो शायद हो सकता है कि उतना उसको इम्पोर्टेंट ना हो उस समय पे रीड करने के लिए, जब बिल्कुल छानबीन करनी है तब वहां पे जाना है मुझे, राइट. लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात वो बोल रहा है तो उसको समझ लेना है. उसके बाद बोल रहा है टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड ओवरऑल प्रैक्टिस एज ऑफन एज पॉसिबल अंडर टाइम्ड कंडीशंस. मतलब आप एक ना टाइम लिमिट लगा के रखो कि इतने देर में मैं कितना पढ़ पा रहा हूं, और रोज वो रिकॉर्डिंग यदि रखे, मतलब इतने की भाई कि आधे घंटे में मैं कितने वर्ड्स, कितने कैरेक्टर्स, आज इतना पढ़ा, कल कितना पढ़ा, मतलब इतने टाइम में मुझे इतने वर्ड्स या इतने पेज पढ़ लेने हैं. इस टाइप का दिमाग में रख करके प्रैक्टिस करें. यदि इस टाइप का प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी. एंड कंप्लीट कंप्रीहेंशंस, क्वेश्चन एंड आंसर और राइट समरीज टू चेक दैट यू आर मेंटेनिंग ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट. मतलब जब ये स्पीड के इंक्रीज करने की आप जब आप एक्सरसाइज, स्पीड इंक्रीज करने के लिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहां पे एक तो टाइम को कांस्टेंट बना करके, मतलब इतने देर में मैं इतना पेज पढ़ना है. यदि मान लो कि आपने बोला कि मुझे 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में एक पेज का इंफॉर्मेशन पढ़ना है, हाथ से लिखा हुआ, यदि मान लो किसी ने लिखा 3 मिनट के अंदर में मुझे पढ़ना है, तो 3 मिनट के अंदर आपने पढ़ लिया, या मान लो कोई 2 मिनट में पढ़ लिया, या 1.5 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया. तो 1.5 मिनट्स में कंप्लीट करने के बाद आपका इसका पूरा मीनिंग समझ में आया या नहीं आया. यदि इसको 1.5 मिनट्स के बाद इसको लिखने की कोशिश करो, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालने के लिए, यदि वो मैच कर जाता है तब तो आपकी स्पीड अच्छी है. और मतलब ऐसा करना है हर बार कि पहले उसको समराइज करके लिखने की कोशिश करनी है और चेक करने के लिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंशन ठीक है या नहीं है. क्योंकि स्पीड मतलब बेसिकली स्पीड इंक्रीज करना है, लेकिन कंप्रीहेंशन को जियोप्रेडाइज तो नहीं करना है ना, कि जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, तो फिर वैसे पढ़ाई का क्या मतलब है, राइट. ओके, रीजंस फॉर नोट टेकिंग. ठीक है, अब नोट टेकिंग का रीजंस क्या है. उसमें when taking notes you may find it helpful to keep the following reason for doing so in the mind. जब भी आप नोट लिख रहे हैं उस समय पे ये सारी चीजें जो हैं अभी हमें ध्यान में रखनी है. to keep the following reasons, इसलिए हम नोट बनाते हैं, नोट कोई भी लिखते हैं, उसका रीजन है ये. यदि ये चीज हमारे दिमाग में रहेगा तब हमें ये भी याद रहेगा कि हम जब नोट लिख रहे हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे लिखना है एक्चुअली, राइट. सो नोट का फायदा क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट. तो पहली चीज ये क्या इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि आपको समझना भी है, पहले तो मेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है, और आपके नोट्स में मेन पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए.
टू ऐड रिकॉल्स, और नोट किस लिए लिखा जाता है कि ताकि हमें हर बातें रिकॉल हो जाएं, जितनी भी चीजें पढ़ी थी। तो नोट्स में कुछ ऐसा लिंकिंग, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि अब हम पूरे टेक्स्ट ना पढ़ें, लेकिन उस अपने नोट्स को देख करके हर चीजें हम रिकॉल कर पाए। तो नोट्स ऐसे बनना चाहिए बेसिकली। सेकंड, टू यूज इन लेटर रिसर्च एंड राइटिंग। और नोट हम किस लिए बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि मैं अपने आगे जो आने वाला जो भी रिसर्च होगा वो उस रिसर्च में मैं यूज करूंगा उस इंफॉर्मेशन को, प्लस लिखने के लिए जब भी मैं साइंटिफिक राइटिंग करूंगा तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं, इसलिए हम नोट लिख रहे हैं। मतलब तो इस ढंग का लिखा हुआ होना चाहिए कि राइटिंग करते वक्त भी, जैसे मान लो कि आपने नोट लिखा और आप रेफरेंस दिया ही नहीं, तो कल होकर के ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये टेक्स्ट जो था वो कहां से लिया था, राइट? तो फिर आपको जाकर के रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा, तो आपके डबल मेहनत बढ़ रहे हैं ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइटिंग करते वक्त मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, या जब रिसर्च में मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उस वे में आप नोट्स बनाओगे अपना। टू मेक कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट सोर्सेज, सॉरी, टू ऐड कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब आप नोट्स इसलिए भी बना रहे हो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंप्रूव हो, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन आपका इंप्रूव हो, मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन तभी इंप्रूव होता है जब आप एक किसी भी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने की आदत डालते हो। जैसे मान लो कि इवन सुनना भी एक कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का एक तरीका है। कुछ भी कान में लगा लिया लेकिन एकदम वर्ड्स पे ध्यान दिया हुआ है, सिर्फ सुन रहे हो, दूसरी चीजें बीच में नहीं आ रही, वो आएगी वो अलग बात है, लेकिन जितनी बढ़िया आपकी लिसनिंग कैपेसिटी होगी, इसका मतलब आपका जो कंसंट्रेशन पावर जो है उतना ही बढ़िया है, राइट? तो नोट्स भी जो बना रहे हो कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करने के लिए बना रहे हो। मतलब जब नोट्स आप बनाते हो तो बेसिकली आप नोट्स ही बनाते हो और चीजें दिमाग में नहीं रहती हो, एक फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो या मिनट्स हो किसी भी चीज के लिए। जब इसलिए जब लिखना जो है वो उसको हम बहुत पावरफुल मानते हैं कि जब आप लिखते हो तो सिर्फ आप लिखते हो, फिर हर चीज आपके दिमाग से कट ऑफ हो जाती है, सारी दुनिया से आप अलग हो जाते हो। चुपचाप आप लिखते हो तो लिखते ही हो, आप कोई भी चीज लिखो तो आप लिख के देखना, यदि रियली आप इन्वॉल्व होकर के लिख रहे हो तो आपके बगल में भी क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। कितना बड़ा हादसा हो जाए तब भी आप हो ही नहीं वहां पे, बिकॉज योर होल कंसंट्रेशन इज ऑन राइटिंग। वर्ड्स फ्लो हो रहे, पेन से पेपर पे आ रहे हैं, ओके? उसके बाद नोट्स किस लिए लिखते हैं कि टू मेक कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट सोर्सेस। अब यहाँ पे भी एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि आप एक नोट्स बना रहे हो और कोई दूसरे सोर्स में भी पहले से पढ़ेगा, तो वहां पे भी यदि मेंशन कर दोगे कि ये चीजें वहां पर भी आई थी, तो नोट्स आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, कि पहले की भी चीजें पढ़ी हुई जो थी दे दीजिए, इससे कनेक्टेड है, ओके? देन इसके लिए टू रीअरेंज इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग। अगेन मान लो कि अब तो नोट्स में क्या किया आपने, अलग अलग मटेरियल्स तो रख रखा है, लेकिन इस मटेरियल को आप रीअरेंज करने वाले हो लिखते वक्त, कोई किसी को आगे रखोगे, किसी को पीछे रखोगे, राइट? तो ये ऑर्डरिंग आप चेंज करने वाले हो, उसके लिए आप नोट्स बनाते हो। तो इसलिए नोट्स बनाते वक्त हो सकता है कि बहुत जगह पे आपकी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट ना हो, अब पहले आप दे रहे हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लिस्टेड पॉइंट्स की तरह भी दे सकते हो, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, कैसा भी हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात क्लियर कि मैं इसको ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे पहले बैठ करके सोच करके ऑर्डर बनाऊं या ना बनाऊं, नहीं। दूसरा नेक्स्ट टिप्स जो है, नोट्स क्यों बनाया जाता है? टू अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब आपके पास नोट्स है बना हुआ एक आर्टिकल का, तो आपने उसमें क्या किया कि बहुत सारे कनेक्शंस भी आपने देख रखे हैं कि और आर्टिकल से क्या क्या कनेक्शन है। कोई वर्ड्स आपने उठाया तो एग्जैक्टली वर्ड्स उसको नहीं लिखने हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म आगे चल के बताएंगे, आगे है कि कैसे प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है और प्लेजरिज्म क्या होता है। तो उसमें ना वो पर्टिकुलर चीज यदि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहले जो नोट्स तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो, आपने पढ़ा समझा और फिर जाकर के लिखा, राइट? तो वो वर्ड्स जो होगा वो कहीं दूसरे की कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता,
और यही चाहिए प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए। आप अपने से समझिए, उसके सेंट्रल थीम को समझिए, सेंट्रल आइडिया को समझिए, एंड देन पुट इन योर वर्ड्स उसकी बातों को, राइट। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम नहीं दे सकते हैं बाय पुटिंग इनटू द इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा में उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को दिया जा सकता है, लेकिन उसके भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओके, अब आ ही गया, बहुत बढ़िया। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। Plagiarism, to expand briefly on the final point above, there are a number of different ways in which plagiarism can occur. पहली चीज, plagiarism कई तरीके से हो सकता है, but the type being referred to here is the use of a cited author's exact word with no or little attempt at rephrasing. मतलब हमने क्या किया कि सीधे उसको ऑथर किसी ने लिखा है, उसकी चीजों की लिखी हुई चीजों को सीधे कॉपी करके पेस्ट मार दिया। हमने ये भी नहीं सोचा, बोला नो और लिटिल अटेम्प्ट एट रिफ्रेजिंग। हमने रिफ्रेजिंग करने की कोशिश ही नहीं करी, अपने शब्दों में भी करने की नहीं कोशिश करी, या कम मेहनत लगाया। ऐसे जो है प्लेजरिज्म आता है। अनलेस दीज वर्ड्स आर ए पार्ट ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन, मतलब डायरेक्ट कोटेशंस के बीच में लिखा, अनलेस दिस वर्ड्स आर ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट कोटेशंस, दिस इज ए प्लेजरिज्म इवन इफ द सोर्स ऑथर इज एक्नॉलेज्ड इन द करेक्ट वे। वो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैंने तो उसका नाम तो डाल ही दिया ना ऑथर का। नहीं, ये नहीं है कि उसका एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने बता दिया कि मैंने यहां से लिया था। नो, दैट इज नॉट ए सफिशिएंट, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। ओके, बोल रहा है ऑल्दो इट मे बी सुटेबल ऑन ओकेजन्स टू यूज डायरेक्ट कोटेशंस व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए सोर्स टेक्स्ट आर यूज्ड, देयर एक्सेसिव यूज suggests that you are hiding behind the ideas of the quoted authors and that you do not fully understand their work। मतलब उसका दो रीजन हो सकता है। यदि आपने बहुत ज्यादा आर्टिकल से उठाया और हर जगह उसको कोट में करके डालते गए आप, इसका यदि एक्सेसिव यूज आपने किया है, तो इसका मतलब दूसरा भी मीनिंग होता है कि शायद आपने उसकी बात को तो समझा ही नहीं कि वो क्या कहना चाह रहा था, राइट। जबकि आपका मेन सेंट्रल थीम क्या है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो आपको समझ में आना चाहिए, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए। यू शुड बी फोर्स्ड टू थिंक, you should be developed by doing this course, by doing certain things out, by going through a particular process। आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला कि यू आर हाइडिंग बिहाइंड द आइडियाज ऑफ द कोटेड ऑथर, मतलब जिस ऑथर का आप आर्टिकल कोट कर रहे हो उसका एक्चुअल आइडिया क्या है उसको हाइड कर रहे हो, या नहीं तो आपको उसकी समझ नहीं है। ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं। सो एक तो वो भी अवॉइड, एक्सेसिव अवॉइड करना है, लेकिन कहीं बहुत जरूरी है तो देना है, दे सकते हो आप, वो फिर प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। एग्जैक्टली कोट अंडर कोट में दोगे तब। Therefore it is essential that you are able to rephrase, rephrase and summarize the points you are taking from the source material। मतलब आपको क्या करना है कि जहां से भी आप मटेरियल ले रहे हो उसको रिफ्रेज करो और समराइज करो द मेन पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स उसमें से जो आप बोलना चाह रहे हो, और अपने शब्दों में लिखो। The reason for and the convention of referencing and the various meaning of plagiarism are discussed in more detail in chapter 7। chapter 7 में plagiarism बहुत अच्छे से बताया, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि उसका मीनिंग, वेरियस मीनिंग्स क्या है, कौन सा कन्वेंशन है रेफरिंग का और क्यों रेफर करना है। Plagiarism is a practice which must be avoided because in whatever way it occurs, it is considered to be a literary theft, a चोरी है basically, and suggest a lack of respect for the work of others। और ये सजेस्ट करता है कि आप दूसरे की चीजें चुरा रहे हो, तो जिसका मतलब क्या, आप दूसरे को रेस्पेक्ट, दूसरे के वर्क को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। It suggests a lack of respect for the work of others।
मतलब आप बोल रहे हो मैंने ही किया, सारा कुछ मेरा ही है, जो जबकि दूसरे ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरे की भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा बोलना, ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं ही सिर्फ ये काम करता हूँ और कोई नहीं करता, ये भी बोलना ठीक नहीं है। क्यों भाई, दूसरा क्यों नहीं कर सकता? मैं ही क्यों अकेला हूं जो मैं ही ये काम कर सकता हूं और मुझे ही आता है? नहीं, इसका मतलब यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो दूसरे के काम का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा हूं मैं, उसके लिए मेरा कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है कि वो भी इंसान है, वो भी तो इतना काम कर रहा है, राइट? When plagiarism occurs, it can result in work being failed. पहली चीज, आपने यदि प्लेजरिज्म ज्यादा किया है तो आपने जो भी काम किया है उसको फेल्योर माना जाएगा, और इवन एक्सपल्सन्स भी हो सकता है फ्रॉम ए कोर्स ऑफ द स्टडी। मतलब आपने यदि उसमें आप पकड़े गए तो आप जो भी कोर्स कर रहे हो उससे बाहर भी जा सकते हो। यहाँ भी आता है लिख करके, वो आपके इंस्टीट्यूशंस को लोग लिखते हैं, आपके डायरेक्टर को लिखते हैं, आपके कंपनीज को लिखते हैं लोग कि आपने प्लेजरिज्म किया, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। कि पेपर जो आता है तो रिट्रैक्ट कर दिया जाता है और वो लिख के छप के आता है उस पर दूसरे बार में कि ये आर्टिकल इसलिए प्लेजरिज्म की जगह से, कारण से ये रिट्रैक्ट कर दिया गया। सोचो कितनी बड़ी बदनामी होती है। ओके, सो प्लेजरिज्म क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द वर्क ऑफ अदर्स, ठीक है, इन ए रेस्पेक्टफुल वे फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस। मतलब जो भी कन्वेंशन एस्टेब्लिश किया गया है उसके तहत दूसरे के वर्क को एक्नॉलेज करना चाहिए, राइट, इन ए रेस्पेक्टफुल वे। The suggestions for effective note taking and the summarizing in the next section provides the tips which will assist you in using your own words and hence avoiding plagiarism in your writing। वो बोल रहा है कि नेक्स्ट सेक्शन जो आने वाला है इसके बाद, वहां पे क्या बताया? सजेशंस फॉर इफेक्टिव नोट टेकिंग। मतलब नोट टेकिंग भी है, उसको कैसे इफेक्टिवली करना है और समराइज कैसे करना है, उसको समराइज होकर के लिखना कैसे है। ये लिखने की आदत और ये यदि हम डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका प्लेजरिज्म जो है अवॉइड हो जाएगा। ओके, फीचर ऑफ इफेक्टिव नोट्स। अब यहां पे है टेक्निक्स ऑफ नोट टेकिंग। मतलब कौन से तरीके हैं नोट लिखने के, वो उसमें आ रहा है फीचर ऑफ इफेक्टिव नोट्स। मतलब किस नोट्स को बोलेंगे कि ये इफेक्टिव नोट है। बोल रहे इफेक्टिव नोट्स आर वंस दैट आर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट ए लेटर टाइम। पहली चीज तो ये है, उसका मेन ऐसी टेस्ट यही है कि आज आप पढ़ रहे हो, आपने एक नोट बनाया और 6 महीना के बाद यदि उसको उठाते हो और पूरी की पूरी चीजें यदि आपने देख करके नरेट कर दी, इसका मतलब आपका नोट्स बहुत बढ़िया है। ओके, यदि आप रिकॉल नहीं कर पाए तो वैसे भी कोई फायदा नहीं उस नोट्स का। ओके, सो इफेक्टिव नोट्स आर वंस दैट आर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट ए लेटर टाइम। दे जनरली मेक यूज ऑफ कीवर्ड्स। उसमें क्या होते हैं नोट्स में? कीवर्ड्स होते हैं, जनरली नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट्स में आपके एब्रिविएशंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, a system which shows clearly the difference between the main and subsidiary points। मतलब नोट्स में भी ये भी चीज, मतलब इस ढंग से आप मान लो कि कलर को यूज कर सकते हो, कोई ब्लू कलर इसके लिए यूज करे, ब्लैक इसके लिए यूज करेगा, मेन पॉइंट के लिए वो ब्लू यूज कर ले, सब्सिडियरी पॉइंट्स के लिए ब्लैक यूज कर ले, या किसी चीज के लिए पेंसिल यूज कर ले, किसी चीज के लिए ग्रीन। मतलब वो अपना उसका अपना सिस्टम है नोट्स लिखने का, राइट। वो किस ढंग से उसने कोडिंग करी है, मतलब कि ये पॉइंट देखते उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा मेन पॉइंट है, ये सब्सिडियरी पॉइंट्स है। दिस विल हेल्प यू सी हाउ द ऑथर्स आइडियाज ऑल फिट टुगेदर एंड ए नोट ऑफ ऑल योर रेफरेंसेस। ए नोट ऑफ ऑल योर रेफरेंसेस मतलब ये वाला पॉइंट, दिस विल, यदि मान लो कि आपने इस ढंग से बना रखा है तो
बोल रहा है इससे फायदा क्या होगा, विल हेल्प यू सी हाउ ऑथर्स आइडियाज ऑल फिट टुगेदर एंड एड एंड नोट ऑफ ऑल रेफरेंसेस। मतलब मान लो कि यदि आपने 4, 5, 6 आर्टिकल पढ़ के एक नोट्स बना रहे हो तो वहां पे और रेफरेंस का भी तो आएगा कि मतलब इसने क्या बोला था, ये चीज मुझे यहाँ पर भी मिला था, ये पर्टिकुलर पॉइंट इस रेफरेंस में भी